नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। साथियों, इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में अभी तक हम बात कर चुके हैं भारत के अंदर यूरोपियन कंपनी का अराइवल हो रहा है। भैया पुर्तगाली आ चुके हैं, डच आ चुके हैं, डेनिस आ चुके हैं, अंग्रेज आ चुके हैं और बाद में आए भैया भारत के अंदर फ्रांसीसी। फ्रांसीसी अंग्रेज का युद्ध होता है, अंग्रेज पीट देते हैं और भारत के अंदर जितनी यूरोपियन कंपनी है उनमें सर्वाधिक ताकतवर अपने एम्पायर को स्टेब्लिश करने वाले बन जाते हैं ब्रिटिशर्स, और यही भारत के अंदर बाद में कॉलोनी को स्टेब्लिश करते हैं। इसलिए अभी तक का जो सेशन चल रहा था इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, वो था भारत के अंदर यूरोपीय कंपनी का आगमन। लेकिन भैया उन यूरोपीय कंपनी में जो सबसे ताकतवर कंपनी है जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिशर्स की थी, भैया अब वो भारत के अंदर अपने एक्सपांशन पर ध्यान देगी, अपने साम्राज्य का विस्तार करेगी। मतलब आज के लेक्चर से अब हम अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार की कहानी समझेंगे और वो इतिहास को समझेंगे जहां से भारत पर कॉलोनी स्टेब्लिश होती है और भारत के ऊपर गुलामी की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। बड़ा मजा आने वाला है पूरी कहानी को सुनकर। मजा तो नहीं आएगा भारत गुलाम बनाने की कहानी, लेकिन हाँ, आपको इनसाइड बहुत सारी चीजें मिलेंगी, कॉन्सेप्ट आपको जानने मिलेंगे और कई सारे डेटा फैक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। चलिए साथियों, सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं कुछ बेर आगे आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स अपडेटेड पर। साथियों, कहानी ऐसी है, इतिहास ऐसा कहता है कि जब अंग्रेज भारत के अंदर आ रहे हैं, फ्रांसीसी भारत के अंदर आ रहे हैं, तब भारत के अंदर एक सत्ता का शासन है। नॉर्थ इंडिया में एक बहुत स्ट्रांग व्यक्ति या एक डायनेस्टी रूल कर रही है, उसका नाम है भैया देश के अंदर मुगल सत्ता या मुगल एम्पायर। जब तक औरंगजेब 1707 तक नहीं मर जाता, तब तक अंग्रेज भारत में आते तो हैं, व्यापार तो करते हैं और थोड़ा बहुत नौटंकी तो करते हैं, लेकिन वो एक पॉलिसी को अपनाते हैं, नाम है रिंग ऑफ फेंस की नीति, यानी घेरे की नीति। वास्तव में साथियों, घेरे की नीति का मतलब था कि अंग्रेज भारत के अंदर आकर किसी क्षेत्र में अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश करेंगे और धीरे धीरे पैसे कमाने पर ध्यान देंगे, क्योंकि पैसा ही वही शक्ति है वास्तव में जो बाद में अंग्रेजों को लाभ देगा। अंग्रेज ये जान चुके थे, अगर शक्तिशाली मुगल एम्पायर से हम टकरा गए, इनके साथ हमने वॉर किया, तो अभी हमारी कब्र खुद जाएगी और बाद में जो हम सोचने वाले हैं, डिप्लोमेसी करने वाले हैं, वो सारा का सारा मामला धरा का धरा रह जाएगा। तो भैया जब तक औरंगजेब नहीं निपट रहा, तब तक चुपचाप रिंग ऑफ फेंस की नीति को अपनाओ। घेरे की नीति मतलब जहां पर हमारी फैक्ट्री है वहीं पर रहो, एकदम से साम्राज्य विस्तार की बात मत करो। हाँ, व्यापार करने की डेवलप करो, लेकिन किसी दूसरे राजा को, किसी दूसरी कंपनी को एकदम से डायरेक्टली चुनौती मत दो। ये वाला मामला आपको देखने मिल रहा है। कहानी आगे बढ़ती है भैया। जैसे ही 17वीं शताब्दी समाप्त होती है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, आप सभी को पता चल जाता है औरंगजेब के बाद में कई सारे कमजोर मुगल शासक, कई सारे कमजोर मुगल रूलर्स स्टेब्लिश होते हैं भैया उसकी सत्ता पर। और वो कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जो वास्तव में इलॉजिकल है। जैसे फर्रुखशियर के बारे में बताया था मैंने आपको, फर्रुखशियर शाही फरमान दे दे रहा है, जाओ पूरे बंगाल के क्षेत्र में शासन कर लो वगैरह वगैरह, मेघना काटा दे रहा है। और तब अंग्रेजों को समझ में आता है कि भैया अब ये लोग पगला चुके हैं, अब हमारे पास सही समय है। बोलते ना, जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारना चाहिए, ये वही समय है। क्योंकि मुगल के खत्म हो जाने के बाद या मुगल के कमजोर हो जाने के बाद, वास्तव में साथियों आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, भारत वास्तव में अलग अलग क्षेत्र में स्थानीय राजाओं के द्वारा एक अलग फॉर्मेट दिखाना स्टार्ट करता है। अभी तक नॉर्थ इंडिया में पूरे के पूरे मुगल शासन कर रहे हैं, जिनका डोमिनेंस आपको साउथ इंडिया या मिडिल इंडिया में भी देखने मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मुगल कमजोर हुए भैया, तो उसके मुगल के अंदर काम करने वाले जो सूबेदार थे, जो मनसबदार थे, वो अपने अपने क्षेत्र में स्वयं को स्वतंत्र शासक की घोषणा कर देते हैं। बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट रूलर हैं और ये हमारा प्रिंसली स्टेट है, ये हमारा पूरा का पूरा राज्य है और हमारे कायदे कानून यहां पर चलेंगे। हर किसी को राजा बनना होता है, लेकिन जब माथे पर कोई बड़ा बैठा होता है तो वो अपनी ख्वाहिशें पूरा नहीं कर पाता। देखिए यहां पर क्या मामला आपको देखने मिल रहा है। यहां पर अवध में 1722 में शहादत खान के द्वारा अवध नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की बात की जाती है। बंगाल के अंदर आपको मुर्शिद कुली खां देखने मिल रहा है, जो नवाब के रूप में स्टेब्लिश हो जाता है और स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की बात करता है। यहां पर हैदराबाद में आपको निजाम उल मुल्क आसफ जहां देखने मिल रहा है, जो वास्तव में हैदराबाद के अंदर एक अलग ही निजामी शासन की स्थापना करता है। यहां पर आप देखिए कर्नाटक में भी आपको सादतुल्ला खान देखने मिलेगा। वास्तव में मैसूर के अंदर, अभी टीपू सुल्तान की बात में करूंगा, टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली जो पहले लड़ाके थे, बाद में वो भी अपनी अलग से इंडिपेंडेंट सत्ता की स्थापना करते हैं। मराठा के क्षेत्र में आप छत्रपति शिवाजी महाराज जी को देख रहे हैं। उसके बाद में पेशवाओं का डोमिनेंस देखने मिल रहा है।
पंजाब में आप जाओगे तो भैया सुकर चकिया मिसल के जो प्रधान थे राजा रणजीत सिंह, वो अपने अलग ही सिख संप्रदाय के माध्यम से सिखों के डोमिनेंस को स्टेब्लिश करते हैं। मतलब औरंगजेब के समय की ही बात है, लेकिन औरंगजेब जब कमजोर हुआ तब ये सत्ताएं और प्रबल हो जाती हैं और ज्यादा मजबूती से भारत के अंदर आपको देखने मिलती हैं। अब अंग्रेज सोचते हैं कि भैया जब तक मुगल सत्ता थी तब तक हम छेड़खानी नहीं कर रहे थे, हम रिंग ऑफ फेंस की नीति अपना रहे थे, हम घेरे की नीति अपना रहे थे, लेकिन अब हमारी जो पॉलिसीज होंगी वो ब्रिटिश पॉलिसी, अपने साम्राज्य को, अपने क्षेत्र को एक्सपांशन करनी होगी, साम्राज्य विस्तार की नीति को अंग्रेजों ने दिमाग में रखा। अब भैया उनके सामने कई सारे ऑप्शन हैं, ये पूरा का पूरा भारत है और अलग अलग क्षेत्रों को हमें अपने कब्जे में लेना है। व्यापार की कहानी गई, व्यापार से अच्छा है किसी क्षेत्र में पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कर लिया जाए। अगर व्यापार करना है और उस क्षेत्र की राजनीति हमारे हाथ में, तो भैया ना तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, ना हमें निशान नामक पास की आवश्यकता होगी, सब हमारी मुट्ठी में हो जाएगा। ये ब्रिटिशर्स की डोमिनेंस पॉलिसी आपको देखने मिल रही है। पूरे की पूरे दिमाग लगाया गया कि पूरे भारत में कई सारी जगह है, बंगाल है, मराठा है, पेशवा है, निजाम है, हैदराबाद है, कर्नाटक है, भैया कहां पर सबसे पहले वार किया जाए कि हमारे हाथ में भारत की चाबी आ जाए। तो कई सारे लोगों ने कहा बंगाल इज द की ऑफ इंडिया, भारत के अंदर भारत की चाबी है बंगाल। अगर भारत को खोलना है, भारत को अनलॉक करना है, भारत को जीतना है, तो बंगाल इज द की भैया, बंगाल को जीतो। इसलिए आप देखिए भारत में एक्सपांशन करने के लिए ब्रिटिश एम्पायर, पहले ब्रिटिश आए दक्षिण भारत में, उनने बंगाल के बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन भारत के अंदर जब साम्राज्य विस्तार करने के लिए जीतने की बात हुई तो पहला नाम आता है बंगाल। बंगाल के बाद में मैसूर की बात करते हैं, मराठाओं की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, अवध की बात करते हैं, और कई सारी पॉलिसी के माध्यम से भारत के लगभग 60% क्षेत्र को अपने डायरेक्ट नियंत्रण के अंदर लेते हैं। ये अंग्रेजों की गुलामी की नीतियां हैं। साथियों, जानकर बहुत हैरानी होने वाली है। आज के सेशन से असली स्टोरी भारत के इतिहास की शुरू हो रही है, तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है, हमारे चैनल को फॉलो करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ये पीपीटी पीडीएफ ध्यान से पढ़ना है, सीधे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे। अगर साथियों आप मेरे लिए काम कर सकते हो, बोलते हैं ना गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है, तो सिर्फ इतनी सी बात, आप वीडियो को लाइक करो, एक अच्छा सा कमेंट जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको कमेंट करो, और एक लिंक किसी अपने दोस्त को शेयर कर दो ताकि वो वीडियो देखे और उसका लाभ ले। चलिए साथियों, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और प्रश्न आता है कि सर ये बंगाल को की ऑफ इंडिया क्यों कहा जा रहा है, चाबी क्यों कहा जा रहा है, बंगाल में ऐसा क्या है, बंगाल में क्या चीज है। तो बंगाल के इंपॉर्टेंस की बात समझो साथियों, बंगाल एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली प्रॉस्परस प्रांत माना जा रहा है, क्षेत्र माना जा रहा है, क्योंकि भैया यहां पर आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम देखने मिलेगा, जहां पर आपको मेन मेन नदियां बहती देखने मिलेंगी। बंगाल का मतलब केवल बंगाल नहीं है, बंगाल का मतलब आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो वास्तव में बांग्लादेश वाला पार्ट है, वो पूरा का पूरा क्षेत्र आपको, जहां पर गंगा पूरी की महानदी का जो पूरा का पूरा डेल्टा क्षेत्र देखने मिल रहा है, वहां की बात यहां पर चल रही है। सीधी बात है, जहां नदियां होंगी वहां पर आपको जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल देखने मिलेगी, और जहां पर ऐसी मिट्टी होगी वास्तव में साथियों वो खेती किसानी के लिए सोना होगी, सोना पैदा करने वाली होगी, मतलब शानदार भूमि, कुछ भी करोगे शानदार पैदावार वहां से हो सकती है। ना केवल ये, जहां समुद्र का मार्ग है, नदियां हैं, वहां पर आपको नेविगेशन करना, नौ परिवहन करना आसान हो जाएगा। और पॉइंट समझना, जहां पर उपजाऊ भूमि है मतलब वहां के किसान समृद्ध होंगे, और जहां के किसान समृद्ध होंगे भैया उन पर लगान लगाना बड़ा आसान होगा। अगर किसान ही मरे कुटे हैं तो भैया कैसे उनसे पैसा छीना जाएगा। अंग्रेजों को शोषण करना है तो शोषण ऐसे का होगा, जिसके पास पैसा है तो अमीर किसान, किसान, फर्टाइल एग्रीकल्चर उनको देखने मिल रही है, ताकि हम लगान ले सके। दूसरा, लगान लेने के बाद में जो कच्चा माल ले जाना है और तैयार माल, तैयार वस्तुएं भारत के अंदर लानी है, उसके लिए आपके पास नेविगेशन होना चाहिए, बंदरगाह, पोर्ट्स होने चाहिए। तो हुगली उगली कई सारे मामले आपको यहां पर देखने मिल रहे हैं। साथ ही साथ बंगाल क्योंकि अलग क्षेत्र है, अगर आप दक्षिण भारत में जाओ तो मराठा, हैदराबाद का निजाम, मैसूरी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, बंगाल सेपरेटेड है। क्षेत्रीय चुनौती वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, मतलब मराठाओं का, हैदराबाद का सीधा डोमिनेंस यहां पर नहीं हो रहा, तो ऐसी जगह पर कब्जा किया जाए जहां पर एकदम से भी लड़ाई की संभावनाएं ना हो। और अगला पॉइंट भैया, समुद्र व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार वो पॉइंट थे जिसने अंग्रेजों को कहा ये भारत की है। अगर तुमने इन चारों पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला कृषि और दूसरा है भैया नेविगेशन, ये तो वो इंपॉर्टेंट कारण थे जिस कारण अंग्रेज बोलते हैं ना उनकी आंखों में सितारे आ गए
कि हमको तो भैया बंगाल पर एस्टेब्लिशमेंट करना है, बंगाल पे कब्जा करना है। अब बंगाल पे कब्जा करना इतना तो आसान नहीं था, बंगाल की अलग हिस्ट्री है, एक अलग फॉर्मेट चल रहा है। चलिए साथियों पहले उसको समझते हैं और फिर धीरे धीरे उस कहानी को समझते हैं जहां पर आप कॉलोनी के अंदर जाते जा रहे हो, गुलामी की जंजीर में जकड़ते जा रहे हो। अभी तक भारत गुलाम नहीं बना है, भारत के अंदर अलग अलग राजा हैं जो अपने क्षेत्र में अपने ऑटोनॉमी के फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, लेकिन अब अंग्रेज कैसे काम करते हैं समझना। बंगाल का मतलब है आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। और सबसे पहले बंगाल के प्रशासन की बात की जाए तो जब ये मुगल थे तो भैया मुगल क्षेत्र के समय पर या मुगल पीरियड के समय पर जब औरंगजेब शासन कर रहा है, औरंगजेब बादशाह है, बंगाल वॉज दी ऑन प्रोविंस। वास्तव में बंगाल एक मुगल प्रांत के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि भैया सीधी बात है बादशाह पूरे क्षेत्र में तो अपना सीधे डोमिनेंस नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, वो एक व्यक्ति को बुलाएगा, मान के चलो ए नामक व्यक्ति आएगा और उस क्षेत्र में मुगल के समय में जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, प्रांत हुआ करते थे, उनको हम बोलते थे सूबा। तो भैया कहा कि भैया ए नामक व्यक्ति तुम इस सूबे के रखवाले माने जाओगे, तुम हमारे बादशाह को ही क्या बोलते हैं रिपोर्ट करोगे, तुम उसी के अधीन रहोगे, लेकिन हम तुम्हें सूबे के सूबेदार बना दे रहे हैं। तो वास्तव में जब औरंगजेब था तो औरंगजेब ने एक व्यक्ति को बुलाया, उस व्यक्ति का नाम था अजीम उशान। इस अजीम उशान नामक व्यक्ति को सूबेदार बनाया जाता है, कहां का, बंगाल का। बंगाल मुगल प्रांत है, अभी अलग नहीं हुआ। और मुगल प्रांत के अंदर एक और पद बनाया गया, उसका नाम था दीवान। मतलब सीधी बात है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दो लोग होंगे ना तब मिलकर काम कर सकते हैं। दीवानी, फौजदारी, पैसा किसको लेना है, शासन यूज करना है, नियम, तो अलग अलग फॉर्मेट आपने बना के रखा। तो यहाँ पर एक दीवान पद बनाया गया और दीवान बनाया गया एक नए व्यक्ति को, नाम था मुर्शिद कुली खां। यहां से आपको इतिहास का एक नया कैरेक्टर देखने मिलेगा। अब धीरे धीरे कहानी को समझो, मूवी की तरह स्क्रिप्ट निकल के आ रही है। पहले था औरंगजेब, औरंगजेब के बाद में एक नया व्यक्ति निकल के आ रहा है मुर्शिद कुली खां। अब ये कहानी को बदलेगा। अभी तक सारा मामला ठीक चल रहा था, जैसे ही औरंगजेब कमजोर हुआ, सीधी बात है इन लोगों ने कहा कि अब तो हम बंगाल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना देंगे, राज बना देंगे, अब हमें मुगल सत्ता की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रांगली नहीं बोल रहे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में विचार आ रहा है। और जैसे ही फर्रुखशियर बादशाह के पद पर बैठता है, जो पगला अंग्रेजों को मेगना कार्टा दे देता है व्यापार करने का, वही पगला फर्रुखशियर कहता है कि भैया अब हम मुर्शिद कुली खां को इस क्षेत्र का सूबेदार बना रहे हैं। और इसी समय पर मुर्शिद कुली खां कहता है कि अब मैं सूबेदार नहीं, अब मैं बंगाल का नवाब माना जाऊंगा, क्योंकि अब बंगाल मुगलों का प्रांत नहीं, ये इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में काम करेगा। हालांकि ऐसा क्लियर तो नहीं कहा, लेकिन थॉट यही था कि अब हम मुगलों से हटकर थोड़ा बहुत जो पैसा देना होगा खिलाते रहेंगे, लेकिन अलग से हम फॉर्मेट पे काम करेंगे। और सीधी बात, अभी तक सूबेदार कौन बना रहा है, बादशाह, चाहे वो औरंगजेब हो चाहे फर्रुखशियर हो। लेकिन मुर्शिद कुली खां के बाद में, क्योंकि अब वो नवाब है, राजा है, तो उसका बेटा यानी वंशानुगत हियरार्किकल, वास्तव में राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, वही फॉर्मेट पे काम होगा। अब मुगल बादशाह की बात नहीं चलेगी, मतलब नवाब कौन होगा, जो वंशानुगत तय होगा। मुर्शिद कुली खां के बाद उसके बाद का नवाब आएगा। मतलब सीधी बात है, थोड़ा कट ऑफ करने के लिए, मुगलों की सत्ता से अलग होने के लिए यहां पर एक नया फॉर्मेट आया और इसका मेन क्रेडिट जाता है मुर्शिद कुली खां को। यहीं से आपको बंगाल का एक अलग कहानी, अलग मिजाज देखने मिलेगा। कौन कौन भैया इसके बाद में आ रहा है, तो यहाँ देखिए मुर्शिद कुली खां के बाद में अली वर्दी खां आएंगे, अली वर्दी खां के बाद में आपको सिराजुद्दौला देखने मिलेंगे, सिराजुद्दौला के बारे में आपको मीर जाफर देखने मिलेंगे, मीर जाफर के बाद में नवाबों की बात कर रहा हूं बंगाल के, फिर आपको मीर कासिम देखने मिलेंगे, फिर आपको नज्म उद्दौला देखने मिलेंगे, फिर आपको मुबारक उद्दौला देखने मिलेंगे। और इतने उद्दौला में तो भैया बंगाल की और पूरे भारत की कहानी चेंज हो जाएगी। अभी देखिए बड़ा मजा आने वाला है सुनकर कहानी आपको। कहानी कैसे आगे बढ़ती है, सबसे पहले हम बात करते हैं भैया बंगाल के नवाब की। तो सबसे पहले मुर्शिद कुली खां जो 1717 फर्रुखशियर के समय पर नवाब बनने की बात कर रहे हैं, 27 तक इनका मेन मामला रहता है। मुगल सम्राट फर्रुखशियर द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त अंतिम सूबेदार, क्योंकि इसके बाद तो ये नवाब बन जाएंगे, तो अंतिम सूबेदार हैं और वंशानुगत परंपरा स्टार्ट करने वाले व्यक्ति आपको देखने मिल रहे हैं। दो सुधार मुर्शिद कुली खां बहुत इंपॉर्टेंटली बंगाल में कर रहे हैं। एक समझदार व्यक्ति था। पहला, किसानों की बेहतरी के लिए तकावी ऋण दिया जा रहा है, तकावी लोन की बात हो रही है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा।
तकावी ऋण किसने स्टार्ट किया? तो बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली ने स्टार्ट किया। तकावी ऋण का संबंध किससे है भैया? तकावी ऋण का संबंध है किसानों को क्रेडिट देना ताकि वो अच्छे से खेती कर पाए, बीज बीज का अरेंजमेंट कर पाए। तो तकावी लोन का संबंध एग्रीकल्चर से, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। जमींदार जो परेशान करते किसानों को, उनको सेटल किया ताकि किसानों को दिक्कत ना आए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुर्शिद कुली खान ने ढाका से, ढाका जो कि बांग्लादेश में था, ढाका से मुर्शिदाबाद इन्होंने अपनी कैपिटल को चेंज किया। मतलब बंगाल का असल में जो राजधानी का सेंटर बन गया वो ढाका की जगह बन चुका। भैया मुर्शिदाबाद, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो काम आने वाला एग्जाम में। तो मुर्शिद कुली खान के बारे में ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। भैया इसी समय पर फर्रुख शेर ने शाही फरमान दे दिया पगलाकर, किसको? अंग्रेजों को। कहा कि हमारे क्षेत्र में तुम 3,000 रुपए दो, 10,000 रुपए दो, जो व्यापार करना है करो, हम तुम्हें पूरा का पूरा पास दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। साथियों एक चीज समझना, मान के चलो मैं हूं मुर्शिद कुली खान, बंगाल का नवाब। अब मैं नवाब इसलिए बना ताकि मेरे पास पैसा है, मैं थोड़ी अपने जीवन को अच्छा कर पाऊं, अपने क्षेत्र का विकास कर पाऊं। मतलब अपुनिच भगवान टाइप की फीलिंग तो मेरे अंदर आई कि नवाब बन चुका हूं। लेकिन सोच के देखो, मुगल बादशाह फर्रुखशियर किसी अंग्रेज को फरमान दे दे और वो अंग्रेज आकर मेरे क्षेत्र में कहे कि देखो हमारे पास तो फरमान है, तुमसे बिना पूछे तुम्हारे क्षेत्र में हम ट्रेड करेंगे, तो क्या मुझे पसंद आएगा? मैं नवाब हूं, मुझे पसंद नहीं आना चाहिए। मैं मना करता हूं कि भैया तुम हमारे क्षेत्र में बिना नवाब की परमिशन के व्यापार नहीं कर पाओगे। तो कहता है कि तुम कौन होते हो? तुम तो खुद फर्रुखशियर द्वारा बनाए गए हो, जाके बात करो मुगल बादशाह फर्रुखशियर से, उसने दिया है। मतलब यहां पर धीरे धीरे मुर्शिद कुली खान को ये फर्रुखशियर के जो फरमान थे वो चुभने लगे थे, दिल में कटाक्ष होने लगा था, दिल में चोट हो रही थी। लेकिन क्योंकि बनाया उन्होंने है तो एकदम से ये लोग, मतलब मुर्शिद कुली खान, मुगल सत्ता का विरोध नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत जो पैसा देना रहता था वो देते थे, मतलब अधीन थोड़े बहुत उनके अंदर देखने मिल रहा है, मनी मन गरिया रहे हैं लेकिन विरोध नहीं कर पा रहे। ये अंग्रेजों के जितने फरमान, ये सारा मामला चल रहा है, वो माथे पर हेडेक बनते जा रहे हैं, लेकिन भैया विरोध नहीं कर पा रहे। ये मामला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी एक व्यक्ति आएगा जो ना केवल हेडेक को हेडेक की तरह लेगा, लेकिन बोलेगा नहीं डिसिप्लिन का अरेंजमेंट करो, मैं सरदर्द नहीं झेल सकता। गेस करके बताओ वो कौन आदमी है। इसके बाद में आपको देखने मिलता है अली वर्दी खान, जो बनता है नेक्स्ट नवाब। और वास्तव में ये वो व्यक्ति है जिसमें भैया स्वतंत्र बंगाल, इंडिपेंडेंट बंगाल को एस्टेब्लिश करता है। हालांकि बंगाल की स्थापना के पीछे मुर्शिद कुली खान का नाम आप देख रहे हो, लेकिन अभी तक वो मुगलों को थोड़ा बहुत पैसा दे रहा है। लेकिन यहाँ पर मुगलों को रेवेन्यू देना बिल्कुल बंद करने वाला जो व्यक्ति हुआ, उसका नाम था अली वर्दी खान। लेकिन सब कुछ देखने के बाद भी भैया ये अंग्रेजों के साथ में नहीं भिड़ता। अंग्रेजों को कहता है अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते के समान है, अगर इनके साथ तुम प्यार से रहोगे तो ये तुम्हें शहद हनी देंगे, लेकिन तुम हाथ डाल के उन्हें तोड़ने का प्रयास करोगे तुम्हें काट लेंगे। मतलब अगर अंग्रेज हमारे बंगाल में व्यापार कर रहे हैं, थोड़ी बहुत बात करो, डायलॉग करो, थोड़ा टैक्स की बात करो, तुम्हें लाभ देंगे, व्यापार देंगे, तुम्हारे क्षेत्र में जो ट्रेड की एक्टिविटीज है वो बढ़ जाएगी, अंतिमतः फायदा होगा बंगाल का। लेकिन जैसे ही तुमने कहा कि नहीं यहां से बाहर निकलो, हमें भी पैसा दो, वगैरह वगैरह, तो ये तुम्हें ही निपटा देंगे। तो ना तो मुर्शिद कुली खान ने ना अली वर्दी खान ने, दोनों में से किसी ने भी गट्स नहीं दिखाए अंग्रेजों को टक्कर देने में। गट्स दिखाने वाला व्यक्ति आएगा पूरी कहानी में भैया, सिराजुद्दौला। अब ये जैसे ही आता है, ये देखता है कि अब ये मधुमक्खी का जो छत्ता है ये इसको निपटाना ही पड़ेगा, जब तक इसको नहीं निपटाएंगे तब तक हमारा शहद हम बनाएंगे और खाते दूसरे जाएंगे। सिराजुद्दौला जैसे ही आता है, इसके बाद में आपको दो घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंटली देखने मिलेंगी जहां से क्वेश्चन आता है। एक का नाम है ब्लैक होल ट्रेजेडी और दूसरे का नाम है भैया प्लासी का युद्ध, जिसे आप बंगाल के अंदर एक महान वॉर देखने मिल रहा है। पूरी कहानी क्या है समझना। जैसे ही भैया सिराजुद्दौला से 1756 के अंदर नवाब बनता है, अब उसने दो चीजें देखी। पहली बात तो मुगलों का मामला निपटाओ, मुगल हमारे से ऊपर नहीं है, हम स्वतंत्र नवाब हैं। और साथ ही साथ उसने दो चीजें देखी, बंगाल के अंदर दो क्षेत्रों में दो यूरोप की कंपनियां अपने अपनी किलेबंदी कर रहे थे। किलेबंदी का मतलब है कहीं पर फैक्ट्री लगाना किलेबंदी नहीं होता। जैसे मान के चलो कई सारे क्षेत्र में इन्होंने, अंग्रेजों ने अपने व्यापार के केंद्र को स्टेब्लिश कर लिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इन केंद्रों के आसपास में वो किला बना रहा है, और सीधी बात है किला बनाएंगे तो तोप बारूद बम असला भी रखेंगे ताकि लड़ाई वड़ाई के समय काम आ सके। तो यहां पर मान के चलो ये अंग्रेज है, इंग्लिश है, ये अपनी किलेबंदी कर रहे हैं। और बंगाल के चंद्रनगर के पास में आपको फ्रेंच या फ्रांसीसी भी किलेबंदी करते देखने मिलेंगे।
जैसे ही सिराजुद्दौला को पता चला कि भैया ये नौटंकी चल रही है, दूसरे देश के लोग कंपनी बनाकर व्यापार कर रहे हैं, किलेबंदी कर रहे हैं, तो सिराजुद्दौला ने कहा कि भैया सभी को, दोनों को कहा कि तुम ये किलेबंदी नहीं कर सकते, नहीं तो तुम्हें मेरा गुस्सा झेलना पड़ेगा। तो गुस्से के चक्कर में फ्रांसीसियों ने तो अपनी किलेबंदी करना बंद कर दी, लेकिन अंग्रेजों ने भैया सिराजुद्दौला को भाव नहीं दिया। तू कौन होता है? हम तो भैया मुगल के बादशाह से बात करेंगे, हमारे पास खुद के पास असला बारूद है। सिराजुद्दौला को 2 गोली का भाव नहीं दिया। अब सीधी बात है, सिराजुद्दौला की बात नहीं मानेंगे अंग्रेज तो सिराजुद्दौला के ईगो पर ठेस पहुंचेगी। अब मिजाज भी उसका गर्म था, तो सीधे इसने कहा कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो अंग्रेजों का विरोध करते हुए, कोलकाता की किलेबंदी का विरोध करते हुए सिराजुद्दौला सीधे घेरा करने चले जाता है फोर्ट विलियम का। साथियों, मैंने आपको लास्ट सेशन बताया था कि अंग्रेजों ने एक जागीर प्राप्त करी, कोलकाता, सुल्तानती, 3 गांव प्राप्त किए और वहां पर फोर्ट विलियम की स्थापना करी, जो बाद में कलकत्ता नगर बनता है। मतलब अंग्रेज उस क्षेत्र में फोर्ट विलियम किला बनाकर अपना काम कर रहे थे। सिराजुद्दौला पहुंच जाता है उस जगह पर, वहां पर जो सिपाही होंगे ब्रिटिशर्स के, उनको निपटाता है और कहता है अब तो मैं यहीं बैठूंगा। मतलब वो अंग्रेजों को बोलते ना, क्लियर वार्निंग मिल जाती है कि अगर तुम यहां पर नौटंकी करोगे तो मैं तुम पर आक्रमण करूंगा, तुम्हें निपटाऊंगा। और सीधी बात है, सिराजुद्दौला अंग्रेजों को चुनौती देते हुए उनके फोर्ट पर ही कब्जा कर लेता है। और साथ ही यहां पर आपको मामला देखने मिलेगा कि जैसे ही सिराजुद्दौला ने, तो भैया जितने फोर्ट विलियम के अंदर अंग्रेज लोग थे, अधिकांश लोग फुल्टा द्वीप जो बे ऑफ बंगाल में, वहां जाके शरण लेते हैं, भाग जाते हैं। और जो नहीं भागते, तो ऐसा कहा जाता है, एक जॉर्ज हॉलवेल नाम का व्यक्ति है जो बाद में घटना बताता है कि भैया एक काल कोठरी थी जिसमें दंड दिया जाता था। कहां पर? फोर्ट विलियम में, जिसमें कुछ ही लोग, केवल कुछ ही लोग की संख्या जा सकती थी। लेकिन सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों में लगभग 146 अंग्रेजों को उस काल कोठरी में बांध दिया, बंद कर दिया। और इतनी ज्यादा सफोकेशन वहां पर हुई, इतनी ज्यादा दम घुटी वहां पर हुई, केवल 23 अंग्रेज वहां से बचकर निकले और बाकी सब के सब निपट गए। और ये कांड करवाया किसने? सिराजुद्दौला ने। जैसे ही सिराजुद्दौला ने ये काम किया, तो वास्तव में इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा गया। और ये घटित होती है 20 जून 1756 को। और वास्तव में साथियों, जैसे ही घटना घटित हुई, सर्वाधिक मात्रा में माथा पीटेंगे अंग्रेज। क्योंकि साथियों सोच के देखो, लगभग 120 लोग को निपटा देना, काल कोठरी में बांधकर चैलेंज कर देना एक नवाब के द्वारा, अंग्रेजों के लिए ऐसा था कि भैया नाक में दम कर दिया। अंग्रेज झेल नहीं पा रहे थे, अंग्रेजों को दुख हुआ, अंग्रेज बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर घबरा गए। और अंग्रेजों ने घबराकर यहाँ पर एक काम किया। अभी कर्नाटक वॉर में 2 लोग बहुत शानदार रूप से अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं और वॉर को जिता रहे हैं। नाम था रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन की सेना। मद्रास में इनको टेलीफोन तो नहीं है, समाचार जाता है कि भैया तुम जल्दी से ऊपर आओ, नहीं तो यहाँ पर हमारा मामला निपटा दिया जाएगा। एक पगला आदमी हमारे लोग को एक बोलते ना घेरे में बांध बांध के, कमरे में बांध बांध के दम घोट के मार रहा है, तो प्लीज तुम्हारी सेना लेके आओ। भैया अब यहाँ पर मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव की सेना आती है, ब्रिटिशर्स की सेना आती है और थोड़ी बहुत झड़प चल रही है। एक बार झड़प होती है और झड़प के अंदर आपको पता चलता है कि रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है सिराजुद्दौला के साथ। यहाँ पर आपको फरवरी 1757 में एक अपमानजनक मतलब जो नवाब खुद को भी नवाब कहकर सर ऊंचा करके चल रहा है, अब उसको कई सारे क्षेत्र खोना पड़ेंगे, उसको अपनी शक्ति कमजोर करनी पड़ेगी क्योंकि वो युद्ध हार चुका है। और यहां पर आपको अली नगर की संधि, यहां पर ट्रीटी ऑफ अली नगर आपको देखने मिल रही है, जिसके अंदर कई सारी चीजें होती है। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर मामला आपको देखने मिलता है, जैसे कोलकाता में किलेबंदी का अधिकार अंग्रेजों को मिल जाएगा, कॉइन्स को छापने का अधिकार मिल जाएगा और कई सारा बिना टैक्स के ट्रेड करने का अधिकार मिल जाएगा। अब नवाब सिराजुद्दौला के भैया ईगो पर ठेस पहुंच चुकी है। वो रात रात भर जाकर प्लानिंग कर रहा है कैसे अंग्रेजों को निपटाया जाए, कैसे निपटाया जाए। अंग्रेज को पता चल चुका है जो सिराजुद्दौला है वो ऐसे रुकने वाला नहीं है, एक बार हमको निपटा चुका है और इस संधि से उसको बहुत ज्यादा अपमान हुआ है, उसकी इंसल्ट खराब हो चुकी है भैया। अब इंसल्ट खराब होने से बचाने के, इंसल्ट को अच्छा करने के लिए, मजाक कर रहा हूं, अच्छा करने के लिए वो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करेगा। लेकिन अंग्रेज तो भैया और ज्यादा डिप्लोमेसी माहिर है। उस समय पर भैया भारत को जो गुलाम बना रहा है उसको कमजोर तो नहीं समझ सकते ना, दुश्मन को तो और कमजोर नहीं समझना चाहिए। भैया रॉबर्ट क्लाइव ने पहले ही एक कॉन्स्पिरेंसी रच दी, षड्यंत्र रच दिया। जितने लोग वास्तव में सिराजुद्दौला के विरोध में थे, जैसे घसीटी बेगम, शौकत जंग, जो कहना चाह रहे कि हमको तो भैया नवाब बनना है, हमें बंगाल का राज चाहिए, उनको बुलाया तुम हमारे साथ आओ, सिराज को निपटाते हैं और बाद में भैया तुम्हारे मजे ही मजे हो जाएंगे। एक और व्यक्ति है मीर जाफर नामक व्यक्ति, और वास्तव में मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति है। सेनापति को बोला जाता है कि हम तुझे नवाब बना देंगे, तू अपने नवाब को हरवा दे।
हम 2-3 दिन के बाद में वॉर की प्लानिंग कर रहे हैं, जब वॉर होगा तो तू अपने हाथ खड़े कर देना। अभी मत बता, अभी डिस्क्लोज नहीं करना है पूरा का पूरा मामला। सिराजुद्दौला को धोखा देना, तो मीर जाफर धोखा देता है। मीर जाफर के साथ में जगत सेठ, अमीर चंद, ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो वास्तव में षड्यंत्र के अंदर रॉबर्ट क्लाइव का साथ देते हैं। साथियों, समय आता है, समय काय का, भारत के उस बड़े वॉर का जिसने भारत के इतिहास को सर्वाधिक मात्रा में बदला। कुछ ही चुनिंदा इतिहास के अंदर ऐसे वॉर्स होंगे जिन्होंने हिस्ट्री को पलट कर रख दिया और भारत में अंग्रेजों के डोमिनेंस को एस्टेब्लिश करने वाला जो पहला युद्ध था वो भारत के अंदर आता है। उसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध। वॉर ऑफ प्लासी लड़ा जाता है 23 जून 1757 को बंगाल के भागीरथी तट के पास में एक क्षेत्र है, उसका नाम है प्लासी। वहां पर यह वॉर होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया भैया बंगाल का युद्ध या प्लासी का वॉर। और कारण क्या है भैया? अली नगर की संधि, अपमानजनक संधि। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला आमने सामने हैं। 23 जून को 1757 में जैसे ही क्लाइव और सिराजुद्दौला का युद्ध स्टार्ट होता है, सिराजुद्दौला को लगता है कि हम निपटा देंगे, हमारे पास बहुत सारे सैनिक हैं। क्लाइव के पास तो सेना ही नहीं है, सच में ऐसा था। क्लाइव के पास ज्यादा सिपाही नहीं थे, इसके पास पूरी की पूरी भरपल्ले सेना थी। लेकिन जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ, मीर जाफर ने कहा हमको पेमेंट दोगे, हमें एडवांस पेमेंट करोगे तब हम युद्ध लड़ने जाएंगे। अब सिराजुद्दौला बोल रहा है कि भैया वॉर चालू हो चुका है और तुम पैसा मांग रहे हो। फिर भी मान के चलो सिराजुद्दौला ने सबको फोन पे कर दिया, गूगल पे कर दिया। फिर वो कहता है मीर जाफर हमारा तो मन ही नहीं कर रहा, हम तो मुहूर्त निकल, मजाक की बात कर रहा हूं, हम तो मुहूर्त निकलवाए, मन ही नहीं आज हमारा युद्ध करने का। जाके क्लाइव को बोलो कि हम 5 दिन के बाद लड़ेंगे। क्या ऐसी नौटंकी युद्ध में होना चाहिए? नहीं। अब सीधी बात समझ में आ गई कि भैया क्लाइव के साथ मीर जाफर मिल चुका है और अपने ही लोगों ने सिराजुद्दौला को निपटा दिया। और भैया भारत के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट युद्ध प्लासी का परिणाम ये हुआ, यहां पर सिराजुद्दौला हार गया और पहली बार भारत के किसी क्षेत्र के ऊपर ब्रिटिशर्स का शासन स्थापित हुआ। अंग्रेज अभी तक व्यापार कर रहे थे, लेकिन अब भारत के किसी राजा, किसी नवाब के साथ लड़कर उस क्षेत्र के ऊपर अपनी सत्ता को एस्टेब्लिश करने का यह पहला युद्ध आपको आज ही क्लास में प्लासी का वॉर देखने मिल रहा है। हालांकि इसकी डिटेलिंग और भी हमें करना है, जो हम अगली क्लास में करेंगे। साथियों, जुड़े रहना है इंटरेस्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री कहानियों के लिए। साथियों, मैं फिर बोलना चाहूंगा कि आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, नाम है देवाशीष क्लासेस। ये जितनी क्लासेस हैं उनके सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। ना केवल आपको इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मल्टीपल सब्जेक्ट सेशंस मिलेंगे। तो देर मत करो, कूपन कोड दिया गया है, जल्दी ज्वाइन करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।